लेकिन सर, ब्लू कैप्सूल मैं साथ क्यों ना ले आऊं? और ब्रूनो ने हिचकिचाते हुए कहा, 01 स्पेशल, जो मैं कह रहा हूं वो करो। तुम्हें नहीं मालूम, अब तक पूरे मुल्क में इंटेलिजेंस और सीक्रेट सर्विसेज का जाल बिछा दिया गया होगा, इसलिए तुम्हारा वहां से फौरन निकलना मुहाल हो जाएगा। जबकि डी सिल्वा किसी लिहाज से भी मशकूक आदमी नहीं है। वो आसानी से ब्लू कैप्सूल को एक सफारत खाने पहुंचा देगा, जहां से सफारती बैग के जरिए वो इंतहाई महफूज तरीके से मुझ तक पहुंच जाएगा। समझ गए? ओवर। चीफ बास ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। ठीक है सर, जैसे आपका हुक्म, ब्रूनो ने बुझे हुए लहजे में कहा। उसे चीफ बास के इस हुक्म ने शदीद धचका पहुंचाया था कि जिस चीज को वो अपनी जान पर खेल कर लाया था, वो उसे एक गैर एजेंट के हवाले करने का हुक्म दे रहा था, जबकि वो जानता था कि डी सिल्वा की 01 स्पेशल एजेंट के सामने जरा बराबर भी हैसियत नहीं है। लेकिन बहरहाल चीफ बास के हुक्म की तामील भी लाजमी थी। ओके, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया, और उसके साथ ही दोबारा सीटी की आवाज गूंजने लगी। ब्रूनो ने ढीले से हाथ से सुरख बटन दबाकर राबिता खत्म कर दिया। चंद लम्हों बाद कर्रर की आवाज से दरवाजे पर मौजूद चादर हट गई और डी सिल्वा अंदर आ गया। ब्रूनो उसे हैरत से देखने लगा। चीफ बास ने क्या हुक्म दिया है? डी सिल्वा ने इंतहाई मुअद्दब लहजे में कहा। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि आखिर आपको किस तरह पता चल गया कि ट्रांसमीटर कॉल खत्म हो गई है? ब्रूनो ने मशकूक लहजे में कहा। सर, इस कमरे के बाहर एक बल्ब मौजूद है। जब ट्रांसमीटर कॉल होती है तो वो जल उठता है, और जब खत्म होती है तो बुझ जाता है। डी सिल्वा ने जवाब दिया। आपका यहाँ के किसी सफारत खाने से लिंक है? ब्रूनो ने कहा। सफारत खाने से? हाँ, चीफ बास ने खास तौर पर वहाँ वेस्टर्न कार्मन सफारत खाने से लिंक रखने का हुक्म दिया है। क्यों? डी सिल्वा ने हैरत भरे लहजे में कहा। ठीक है, चीफ बास ने हुक्म दिया है कि मैं ब्लू कैप्सूल आपको दे दूं ताकि आप उसे सफारत खाने पहुंचा दें और मुझे काफरिस्तान की सरहद उबूर करा दें। ब्रूनो ने तवील सांस लेते हुए कहा। जैसा हुक्म, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, डी सिल्वा ने जवाब दिया। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मेकअप में आपके साथ सफारत खाने जाऊं और वहां खुद उसे सफारती बैग में बंद कराऊं? ब्रूनो ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। दरअसल उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो डी सिल्वा को ब्लू कैप्सूल दे। उसकी छठी हिस्स न जाने क्यों बार बार खतरे की घंटी बजा रही थी। सॉरी, सफारत खाने के साथ सिर्फ मेरा लिंक है। किसी अजनबी की मौजूदगी से मामले खराब भी हो सकते हैं। वैसे आप बेफिक्र रहें, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं। चीफ बास मेरी कारगुजारी अच्छी तरह जानते हैं, डी सिल्वा ने खुश्क लहजे में कहा। ओके, ब्रूनो ने होंठ भींचते हुए कहा, और फिर उसने कोट की खुफिया जेब का बटन खोला और उसमें से एक छोटी सी डिब्बी निकालकर डी सिल्वा की तरफ बढ़ा दी। डी सिल्वा ने बड़े इश्तियाक से डिब्बी ब्रूनो के हाथ से ले ली। क्या वो ब्लू कैप्सूल इसके अंदर है? डी सिल्वा ने शौक भरे लहजे में कहा। हाँ, इसके अंदर है, लेकिन मुहतात रहना, ब्रूनो ने उसे तंबीह करते हुए कहा। डॉक्टर मार्टिन ने इसके बारे में जो तफसील बताई है, उसके मुताबिक अगर ये डिब्बी खुल गई तो 100 मील के दायरे में हर जानदार पल झपकते में तबाह हो जाएगा, तुम समेत। अच्छा, इस कदर खौफनाक है, डी सिल्वा ने हैरत भरे लहजे में कहा, और फिर डिब्बी को जेब में डाल लिया। आप 2-3 रोज यहाँ आराम फरमाएं। जैसे ही हालात ठीक होंगे, मेरे आदमी आपको सरहद पार करा देंगे। आइए मेरे साथ, मैं आपको कमरे तक पहुंचा दूं, डी सिल्वा ने कहा। और ब्रूनो सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसका अंदाजा ऐसा था जैसे जीती हुई बाजी हार दी हो, लेकिन वो चीफ बास की वजह से मजबूर हो गया था। डी सिल्वा उसे लेकर दफ्तर से बाहर निकला और फिर राहदारी में से गुजरकर एक छोटे से कमरे में ले आया। ये कमरा किसी लिफ्ट की तरह नीचे उतरता गया। लिफ्ट नुमा कमरे से निकलकर वो एक और राहदारी की तरफ आए और फिर डी सिल्वा एक दरवाजे पर रुक गया। उसने जेब से एक चाबी निकाली और उसे लॉक में डालकर घुमा दिया और फिर हैंडल घुमाकर दरवाजा खोल दिया। ये कमरा बहुत खूबसूरत अंदाज में दफ्तर और आरामगाह की सूरत में तैयार किया गया था। उसके एक तरफ टेलीफोन पड़ा हुआ था। आप इत्मीनान से रहें जनाब, बेड साइड पर कॉल बेल मौजूद है, उसे दबाने से मुलाजिम आ जाएगा और आपको हर चीज मुहैया कर दी जाएगी, डी सिल्वा ने चाबी मेज पर रखते हुए कहा। लेकिन क्या मैं यहाँ कैद रहूंगा? ब्रूनो ने इधर उधर देखते हुए कहा। कैद का क्या मतलब जनाब? आप हमारे बास हैं,
काबिले एहतराम बास, आप इस पूरी कोठी के मालिक हैं। ये कमरा तो मैंने इसलिए आपके लिए मुंतखब किया है कि आप यहाँ सुकून के साथ रह सकें। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आपको सरहद पार करा दूंगा, डी सिल्वा ने एहतराम से लहजे में कहा। ओके, थैंक यू मिस्टर डी सिल्वा, ब्रूनो ने कहा और फिर गुसलखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि डी सिल्वा सर झटकता हुआ वापस मुड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। सीन तब्दील होता है। इमरान ने रिसीवर रखा तो उसकी फराख पेशानी पर परेशानी की लकीरें वाजह थीं। डॉक्टर नाथन ने क्या बताया जनाब? ब्लैक जीरो ने जो सामने बैठा था मुअद्दब लहजे में कहा। ब्लैक जीरो, सूरत हाल बेहद परेशान कुन है। जिस अंदाज में जुर्म किया गया है उससे साबित होता है कि ये काम करने वाली कोई बहुत मुनज्जम तंजीम है। काश मिलिट्री इंटेलिजेंस उस आदमी को पकड़ लेती जो पहाड़ों से निकल गया, लेकिन अब उसे कहाँ तलाश किया जाएगा? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और फिर उसने डॉक्टर से मिलने वाली मालूमात मुख्तसर तौर पर ब्लैक जीरो को बता दी। ब्लैक जीरो भी ब्लू कैप्सूल की खौफनाक कारगुजारी का सुनकर परेशान हो गया। मेरे ख्याल में हमें हवाई अड्डों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशन पर नाकाबंदी कर देनी चाहिए। लेकिन हम उसे कैसे ढूंढें? वो तो किसी शख्स के मेकअप में बाहर निकल गया होगा, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो सर हिलाने लगा। इमरान ने रिसीवर उठाया और डायल करने शुरू कर दिए। जूलिया स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, जूलिया ने मुअद्दब लहजे में जवाब देते हुए कहा। जूलिया, तुम नोमानी को साथ लेकर फौरन फ्लाई पर बोर्डिंग हाउस जाओ। वहाँ रूम 112 में एक बूढ़ी औरत रहती हैं। उससे मिलकर पता करो कि उसका बेटा डॉक्टर मार्टिन, जो एक डिफेंस लैब में साइंटिस्ट है, आखिरी बार कब उससे मिलने आया था। अगर वहाँ हालात मशकूक हों तो उस फ्लैट की मुकम्मल तलाशी लो और साथ ही इर्द गिर्द के फ्लैटों और बोर्डिंग हाउस की लैंडलेडीज से डॉक्टर मार्टिन की वहाँ आमद व रफ्त के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करो। इमरान ने जूलिया को तफसीली हिदायत देते हुए कहा। बेहतर सर, दूसरी तरफ से जूलिया ने जवाब दिया और इमरान ने हाथ बढ़ाकर क्रैडल दबा दिया। इमरान रिसीवर हाथ में पकड़े चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर उसने एक बार फिर डायल करने शुरू कर दिए। सफदर स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद सफदर की आवाज सुनाई दी। X2, इमरान ने कहा। यस सर। सफदर की मुस्तादी से भरपूर आवाज सुनाई दी। सफदर, तुम कैप्टन शकील को हमराह लेकर होटल चार्ल्स जाओ। मुझे उसके मालिक डी सिल्वा के बारे में तफसीलात चाहिए और उसके कारोबार के बारे में भी मुकम्मल तफसील चाहिए कि वो क्या काम करता है और अगर उसने कोई ग्रुप बना रखा है तो वो किस किस्म के लोगों पर मुश्तमिल है। मजीद ये कि डी सिल्वा आजकल किस काम में मसरूफ है, इमरान ने कहा। बेहतर सर, सफदर ने जवाब दिया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, मुझे कोई हुक्म दीजिए, मैं तो दानिश मंजिल में बैठे बैठे अब तंग आ गया हूँ। इमरान के रिसीवर रखते ही ब्लैक जीरो बोल पड़ा। तो तुम बाहर चौराहे पर जाकर किस्मत का हाल बताना शुरू कर दो। प्रोफेसर ताहिर, माहिर उलूम ए नजूम, फलकियात और जिन्नात वगैरह वगैरह, और जब मुजरिम तुमसे किस्मत का हाल पूछने आए तो उसे गर्दन से पकड़ लेना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैक जीरो झेंप कर रह गया। मैं संजीदगी से कह रहा हूँ इमरान साहब, मैं अब हरकत में आना चाहता हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा। अच्छा हुआ, अगर तुम वाकई संजीदा हो तो ठीक है, डी सिल्वा की रहाइशगाह तलाश करो और उसमें दाखिल होकर कोई ऐसी मालूमात हासिल करो जो हमारे लिए फायदेमंद हो, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, ठीक है, ब्लैक जीरो ने खड़ुश होते हुए कहा। मैं फ्लैट पर जा रहा हूँ, कोई क्लू मिले तो मुझे बता देना। तुम बैठे बैठे थक गए हो तो मैं भागते भागते थक गया हूँ, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और फिर सर हिलाता हुआ ऑपरेशन रूम से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद उसकी कार दानिश मंजिल से बाहर निकली और फिर तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी, लेकिन कार का रुख फ्लैट की बजाय जीरो हाउस की तरफ था। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए वो जीरो हाउस पहुंच गया। जोसेफ और जोआना उसे इस तरह अचानक अपने दरमियान देखकर मुसर्रत से उछलने लगे। बस आप तो भूल ही गए हैं, मुझे तो यूं महसूस हो रहा है अब मर्द की बजाय मैं औरत बन गया हूँ। सारा दिन घर में बैठा दरवाजे को तकता रहता हूँ, जोआना ने मुंह बनाते हुए कहा। अल्लाह उस शौहर पर अपना रहम फरमाए जिसकी बीवी तुम जैसी सेहतमंद और तवानाक हो। वैसे जोसेफ कैसा रहेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा
और जोआना बेइख्तियार हंस पड़ा। अच्छा, तुम दोनों तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें एक भरपूर कस्म की तफरीह कराना चाहता हूँ, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। गुड शो। जोआना और जोसेफ दोनों ही खुशी से उछल पड़े और फिर थोड़ी देर बाद पूरी तरह तैयार होकर वापस आ गए। कहाँ जाना है? जोआना ने पूछा। शादी घर, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। शादी घर? क्या मतलब? जोसेफ और जोआना दोनों ने ही चौंकते हुए कहा। भाई, तुम दोनों की शादी के लिए शादी घर ही तो जाना पड़ेगा। वहां पे पेशावर गवाह और निकाह पढ़ाने वाला हर वक्त मौजूद होता है। अब कहाँ से गवाह और निकाह ख्वां ढूंढते फिरेंगे? इमरान ने कहा और कार का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जोसेफ और जोआना भी पिछली नशिस्तों पर विराजमान हो गए। जाहिर है वो इमरान के साथ थे। जहां भी ले जाता, जीरो हाउस से निकलकर इमरान ने कार आगे बढ़ाई और फिर मुख्तलिफ सड़कों से गुजरता हुआ वो एक ऐसे इलाके की तरफ बढ़ता गया जहां इर्द गिर्द फौजी बारकें मौजूद थीं। थोड़ी देर बाद उसकी कार फौजी बारकों के आखिर में मौजूद एक गेट पर पहुंचकर रुक गई। यहाँ फाटक पर मुसल्लह फौजी मौजूद थे। आपके कमांडो कौन हैं? इमरान ने कार की खिड़की से सर बाहर निकालते हुए पूछा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।